वेलकम बैक। बिल्कुल, और हम ब्रेक से पहले कहकर गए थे कि ज़लज़ले के झटकों के ऊपर बात करेंगे, कहाँ पर आए हैं, क्योंकि बेसिकली ये कुछ क्रॉनिक प्लेट्स होती हैं जो नीचे मूव करती हैं ज़मीन के नीचे ज़ेर ज़मीन, और फिर उसके बाद ये ऊपर जो कुछ भी खलकत है ज़मीन के ऊपर वो कुछ मूव करने लग जाती है। तो ये कभी कभी शिद्दत इख्तियार कर जाते हैं, कभी कभी बहुत मामूली नौयत के होते हैं। बेसिकली कल के रोज़ कराची के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं। जो ज़लज़ले के झटके हैं वो मलीर, लांडी, कायदाबाद में महसूस किए गए और शहरियों में खौफ व हरास फैल गया। लोग कलमे तैयबा का वेट करते हुए घरों से बाहर निकल आए और मसाजिद में अजानें भी दी गई। बिलाल, यानी कि ये जलजला काफ़ी ज़्यादा था। इसकी शिद्दत आपको बताएं कि जलजला पैमा मरकज़ के मुताबिक कराची में रात 1:06 पर ये झटके महसूस किए गए। जिस टाइम हम सो रहे थे हमें अपने इलाके में ऐसा महसूस नहीं हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जहाँ पर ये जलजला आया तो जलजले की शिद्दत बताई जाती है 3.2 रिकॉर्ड की गई और मरकज जो है उसका वो गडाब टाउन के करीब था। गहराई 12 किलोमीटर थी और इससे कबल कराची में इतवार की शाम 5:33 पर 3.6 शिद्दत के जलजले के झटके भी महसूस किए गए। बिल्कुल ऐसा ही है। और हमारे साथ काफ़ी अरसे पहले एक साहब मौजूद थे, ही इज़ एन एक्सपर्ट, कि वो ज़मीनों के ऊपर ज़ीरे ज़मीन के अंदर जो चीज़ें तो बात करते हैं उस पर उन्होंने हमेशा हमें ये बताया, और वो चीज़ प्रूव भी हुई कि जब जब टर्की के अंदर जलजला आता है तब तब पाकिस्तान में भी जलजला आता है। अच्छा, इसका एक कनेक्शन ऐसे है कि नीचे जो ज़ेरे ज़मीन है वहाँ पर प्लेट्स होती हैं और प्लेट्स की जो कॉर्नर्स होते हैं वो एक दूसरे पर या तो कभी ओवरलैप करते हैं, कभी कोलाइड करते हैं, तो तब जाके जलजले आते हैं। अच्छा, ये भी मैं एक बात बताऊँ कि ये तो ज़मीनी जलजले हैं। कुछ जलजले ऐसे होते हैं जो समंदरों के अंदर आते हैं। अच्छा। समंदर में जब जलजले आते हैं तो वो सुनामी की सूरत में बड़ी बड़ी तवील जो है वो लहरें आसमानों तक जाने की कोशिश करती हैं और फिर वो जिस तरह हम कहते हैं ना समंदरी तूफान आ जाना, तो ये जलजले बेसिकली हमेशा ये प्लेट्स के मूवमेंट से होते हैं। अच्छा, उन्होंने ये भी बताया था हमें, एक दफ़ा हम कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा एक दफ़ा अपने प्रोग्राम के अंदर बुलाएं कि जहाँ जहाँ पर ये प्लेट्स की मूवमेंट है उन जगहों पर कुछ ऐसे काम किए जाएं, कुछ ऐसी चीज़ें की जाएं कि हाई राइज बिल्डिंग्स को वहां पर प्रोजेक्ट्स ना बनाया जाए, कुछ चटियल मैदान बनाया जाए फॉर द सेफ साइड। लेकिन ये सारी चीजें, लेकिन वही बात कि किस जगह कब कहाँ कैसे जलजला आ रहा है ये तो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। ये सारी चीजें जो है ना कुदरत के कानून के आगे ना बेसूद साबित हो जाती हैं। लेकिन प्रिकॉशंस अच्छी चीज है। अच्छा, कुछ वीडियोस भी हमें शेयर हुई और कुछ वीडियोस मुझे इनबॉक्स की गई बाकायदा तौर पर। कायदाबाद से कुछ लोगों ने की, लाडी से कुछ लोगों ने की। शिद्दत कैसे पता चल रही है? वो वीडियो ऐसे थी कि अगर वो वीडियो अगर मैं चलवा पाता आपके पास तो पहले मैं चला सकता था। और जरा प्रॉम्प्टर को भी सेट कर दें हमारी पीसीआर टीम, सो विल बी बैक ऑन ट्रैक ऑन रूट। मैं आपको ये बता रहा था कि ये वीडियो ऐसे आई हमारे पास कि गली के अंदर वो कैमरास लगे होते ना घरों के अंदर, तो वो गाड़ी खड़ी हुई रात के 3 बजे गाड़ी बाकायदा तौर पर ऐसे हिल रही है, मतलब एक टायर ऊपर एक टायर नीचे, एक टायर ऊपर एक टायर। वो वीडियो हमारे पास आई तो आई वाज लाइक कि यार ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है हमारी अपनी गाड़ियां भी ऐसी खड़ी होती है यूं बाकायदा जैसे ना मूव कर, काफी देर तक उसकी मूवमेंट रही। ऐसा नहीं था कि 1-2 दफा, 5-6 मिनट तक उसकी आहिस्ता आहिस्ता मूवमेंट हर थोड़ी देर बाद के, यानी कि झटके आ रहे थे और फिर जा रहे थे, फिर आ रहे थे, फिर शिद्दत से वो गाड़ी हिलने लगी, फिर देन अचानक वो रुक गई। तो ये होता है ऐसा। और जिन लोगों ने महसूस किए हैं जलजले के झटके उनको पता होता है कि कभी कभार टेबल पे रखा हुआ गिलास भी हिल रहा है, कभी कभार खिड़कियां, हमारी अपनी चेयर हिल जाए तो हम परेशान हो जाए के लिए क्या होगा। मैं इससे पहले एक और जगह पर जो है वो काम किया करता था। हम बैठे न्यूज बुलेटिन कर रहे थे, बल्कि प्रोग्राम कर रहा था, मैं बात कर रहा हूँ पॉलिटिक्स के ऊपर, चीजों के ऊपर। बाकायदा तौर पर मुझे फील हुआ कि कुछ हिल रहा है। तो अच्छा, ऐसा इस नौयत में ऐसा फील होता है कि जैसे आपको चक्कर आ रहे हो। आप थोड़ा सा मिसकंसेप्शन में चले जाते हैं कि यार शायद मुझे चक्कर आ रहे हैं। फिर सामने वाले ने मुझसे पूछा, गेस्ट ने मेरे, कि आपको भी चक्कर आ रहे हैं? तो मैंने जब एक दूसरे को हमने देखा तो हम समझ गए कि ये जलजले के झटके हैं। तो और वो इतनी शदीद नौयत की थी इसी कराची शहर में कि हमने प्रोग्राम से ब्रेक लिया, लाइव प्रोग्राम से, और हम सारे, क्योंकि हमारा बेसमेंट में चैनल होता था, तो हम ऊपर जाके बाहर खड़े हो गए थे। बहरहाल जिस तरह जलजले की बात कर रहे हैं इसी तरह मैं समझता हूँ गर्मी की भी बात करनी चाहिए। बिल्कुल, गर्मी तो कहर की है, बात करते हैं। कहीं गर्मी, लेकिन आप ये देखें कि यहाँ पर जितनी ज्यादा वो सफोकेशन है, गर्मी है, बारिश नहीं हो रही है, तो कहीं और अगर बात की जाए तो वहाँ पर बर्फबारी भी हो रही है। यानी इसी पाकिस्तान में कहीं गर्मी है तो कहीं बर्फबारी। तो मानसहरा के सयाहती मुकाम बाबूसर टॉप पर बर्फबारी हुई है और जून में जनवरी के नज़ारे देखने को मिल गए। वाओ।
बिल्कुल। और जून में जो जनवरी के नज़ारे देखने को मिले हैं, ये भी मौसम की जो है वो तब्दीली है। और कुछ जगह ऐसी हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे कि पहाड़ों पर भी सफ़ेदी जो है वो छाई हुई है, और वो ज़रा फुटेजेस अगर हमारे पास हैं तो वो ज़रा चलाएं। मौसम मज़ीद सर्द हो गया है बर्फ़बारी की वजह से। बालाई इलाकों में बादलों की भी एंट्री हो चुकी है। बालाकोट, नारान, कागान में जमकर बारिश हुई है, जबकि मैदानी इलाकों की इफ यू टॉक अबाउट तो यहाँ पर गर्मी की शिद्दत अभी तक बरकरार है और सिंध और बलूचिस्तान शदीद गर्मी की लपेट में है। अच्छा, इसीलिए जो है ना लोग नॉर्दर्न एरियाज का विजिट करते हैं गर्मियों में, क्योंकि यहाँ पर जितनी शदीद गर्मी होती है वहां पर जाके उतनी ही शदीद सर्दी होती है। ये भी एक कुदरत का निजाम है। इसीलिए लोग वेकेशंस के लिए नॉर्दर्न एरियाज का रुख करते हैं। उमूमी तौर पर इतनी जल्दी बर्फबारी होती नहीं है ये जो हो रही है, और ये ज्वालाबारी कह लें इसको आप, ये बेसिकली मौसमी तब्दीली है। पिछले साल भी हमने नोट किया था कि हमसे कुछ लोगों ने बताने की कोशिश की थी कि भाई आप इसको न्यूज़ पे लेकर आए। गिलगित की अगर बात करें हम, गिलगित बल्तिस्तान की, तो वहां पर उमूमी तौर पर जब बर्फ आती है तो बर्फ वो फिर जून जुलाई के अंदर पिघलना शुरू होती है, ग्लेशियर्स पिघलते हैं, तो फिर वो दरिया का बहाव और सारी चीजें मेंटेन होती हैं। पिछले साल बर्फबारी नहीं हुई थी वहां पर। अच्छा। जिस किस्म की बर्फबारी होती है जिसकी वजह से दरियाओं का जो पानी का लेवल था वो नीचे था। तो इस बार हम देखते हैं कि अभी से ये यालाबारी और बर्फबारी है, तो मुझे लगता है कि इस बार पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा। इफ यू रिमेम्बर, जब हम सिंतास मुआहदे पर बात कर रहे थे तो हमारे साथ गेस्ट हमें कहा था कि आप देखिएगा इस बार इंटरनेशनल रिपोर्ट ये आई है कि आधा फीट ये जो दरियाओं का पानी है ये राइज करेगा, ऊपर जाएगा। अब आप देखें ये चीज प्रूफ हो रही है। जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि कौमी हीरो अरशद नदीम की एशियन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने के बाद वतन वापसी। एयरपोर्ट पर दोस्तों और अहले खाना का शानदार इस्तकबाल, वालिद बेटी की कामयाबी पर फख्र का इजहार करने लगे। बिल्कुल, कहा कि मेरे बेटे ने पहले भी हमारा नाम रोशन किया, आज भी नाम रोशन करके आया है। अरशद नदीम का मीडिया से गुफ्तगू में कहना था कि अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं कम है। अल्लाह ने बड़ी इज्जत दी, जबकि 50 साल बाद एशियन गेम्स में बड़ा मेडल आया है। और अगला हदफ उन्होंने कहा है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतना है, और मेरे ख्याल में जिस तरह कामयाबी से वो अपने हदाफ तय कर रहे हैं, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगला हदफ जो उनका वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप है उसमें भी वो गोल्ड मेडल जरूर जीत कर आएंगे और पाकिस्तान का नाम फखर से बुलंद करेंगे। मैं इस वक्त ना पूरी कौम के सामने हम बैठे हुए हैं और सारे दुनिया भर के लोग हमें देख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया हो, नेशनल मीडिया हो, जहाँ जहाँ हमारी व्यूअरशिप है। मैं इन दो लोगों का नाम यहाँ पर लूंगा, एक अरशद नदीम का, दूसरा शहीर आफरीदी का। माशाल्लाह से जब ये रिंग में उतरते हैं, जब ये अपने कोर्ट में उतरते हैं, अपने प्ले ग्राउंड में उतरते हैं, अल्लाह ताला इनको फतुहात पे फतुहात दे रहा है। और भारत को जरूर धूल चटाते हैं। अच्छा, इस बार भी सेकंड पर भारत ही है, अरशद नदीम के साथ। हाँ, तो माशाल्लाह, और वहाँ शहीद के साथ भी भारत ही था। हम अल्लाह ताला मुस्तकिल पाकिस्तान को मुसलसल फतुहात से नवाज रहा है और हर मैदान में भारत को शिकस्ते फाश का मजा बेशक ही अल्लाह ताला का करम है। और इन दोनों लोगों को बेस्ट विशेस हैं फॉर अपकमिंग फ्यूचर के जो इनके कंपटीशन है, जो चैलेंजेस हैं। बेस्ट ऑफ लक अरशद नदीम एंड बेस्ट ऑफ लक शहीर आफरीदी। आगे बढ़ेंगे और कुछ और खबरें भी यहाँ पर शामिल कर लेते हैं, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी टॉप स्टोरीज हैं। कुछ बात करेंगे क्रिकेट की भी। पाकिस्तान ने T20 सीरीज में बांग्लादेश को वाइट वॉश कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ तीसरा T20 7 विकेटों से जीत लिया और पाकिस्तानी विकेटकीपर मोहम्मद हारिस ने शानदार सेंचुरी स्कोर करते हुए 6 छक्के और 8 चौके मारे। जबरदस्त भाई, 107 रन बनाकर टॉप स्कोरर भी रहे, जबकि साइम अयूब ने 45, हसन नवाज ने 26 रन स्कोर किए। बांग्लादेश की जानिब से मेहदी हसन ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मेहमान टीम बांग्लादेश ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेट्स के नुकसान पर 196 रन बनाए। और जवाब में ग्रीन शर्ट्स ने हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। चले, इट वाज अ फ्रेंडली मैच, क्योंकि बांग्लादेश इस वक्त हमारा बहुत अच्छा एक ब्रदर कंट्री है और हमारे साथ एक बड़ा, वो कहते हैं ना कि दो बिछड़े आपस में मिल गए हैं, तो इट वाज अ वेरी फ्रेंडली मैच और बड़ा अच्छा रहा इनके साथ क्रिकेट मैच। और लेकिन किसी ना किसी को जीतना और किसी ना किसी को हारना है। सो पाकिस्तानी जो बैट्समैन हैं और पाकिस्तानी जो बॉलर्स हैं वो थोड़ा सा हावी रहे, लेकिन ऐसा नहीं है कि बांग्लादेशी जो टीम है, जो क्रिकेट टीम है, उसने मेहनत नहीं की, उनकी भी बड़ा अच्छा एक परफॉर्मेंस रही और ये बहरहाल पाकिस्तान के नाम हो गई। अब ये जो टीम, इसका अच्छा फायदा ये होता है, PSL खेलने के बाद हमारे पास ना बहुत सारी चीजें होती हैं, हम थ्रू आउट मैचेस में होते हैं, थ्रू आउट हम रनिंग में होते हैं, थ्रू आउट हम एक परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, तो ये बड़ा इजी होता है। अगर आप बैठे हुए हो सिर्फ प्रैक्टिस करें, नेट प्रैक्टिस, आप रेल गेम्स ग्राउंड में उतर के नहीं खेल ले, तो बड़ा डिफरेंस होता है इसके अंदर ना। बहरहाल कुछ बात करते हैं पाकिस्तान से बाहर की भी।
और कुछ स्टोरी शामिल करें अफशीन। अमरीकी जोड़े की शादी की 25वीं सालगिरह पर $20 लाख की लॉटरी निकल आई। अमेरिका में एक खुशकिस्मत जोड़े की शादी की 25वीं सालगिरह के मौके पर ये उनको जबरदस्त जो है वो सरप्राइज मिला है और उनकी $20 लाख की लॉटरी निकल गई है। बिल्कुल, मिशिगन लॉटरी हुकाम के मुताबिक खातून और उसके शौहर ने अपनी शादी की सालगिरह के मौके पर रिवायती तौर पर खेलने वाले डायमंड एंड गोल्ड स्क्रैच टिकट खरीदे। दोनों अक्सर एक साथ टिकट खेलते थे। इस बार भी दोनों ने जश्न के दिन एक साथ स्क्रैच किया और शौहर ने $2 मिलियन यानी कि 56.5 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा इनाम भी जीत लिया। मगर उन्हें शुरू में यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा हुआ है। हाँ, लेकिन उसके बाद मियां बीवी ने टिकट को एक स्टोर पर स्कैन कराया ताकि तस्दीक कर सके, मगर फिर भी उनको यकीन नहीं आया और आखिरकार एक दोस्त की मदद से उन्होंने लॉटरी की ऐप पर टिकट स्कैन किया और तब जाकर उन्हें यकीन हुआ कि वो $20 लाख जीतने वाले खुश नसीब हैं। जबरदस्त भाई, खातून की भी तासुरात को बता दें कि खातून ने बताया कि हम इस वक्त खुशी और हैरत से कपकपा रहे थे। ये हमारी शादी की सालगिरह पर सबसे बड़ा तोहफा था। हमें अभी भी ये यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा खुश नसीब मौका हमारी जिंदगी में आया है। अच्छा, ये लॉटरी वगैरह क्या पाकिस्तान में भी खेली जाती है इस तरह से? क्योंकि यहाँ पर तो अगर इनाम निकलेगा तो शायद 50 रुपए। मैं ये सोच रहा था, आई वाज जस्ट लुकिंग एट अफशीन। अफशीन सोची थी कि यार अगर हम भी यहाँ बैठे बैठे कोई लॉटरी खेलें और उसमें से भी कोई ऐसा 56 करोड़ निकल आए, आप मुझे कितने देंगी? 56 रुपए। मैं यही सोच रही हूँ कि क्या, मैं यही सोच रही हूँ कि यहाँ पर तो होता ही नहीं कुछ लॉटरी वाला सीन। देखिए, कुछ किस्मत भी होती है। अब वो किस्मत है कि दोनों का टिकट निकल आया एक साथ और वो तकरीबन 56 करोड़ रुपए, 56 करोड़ यानी कि आपके कोल मिला के जो है वो $20 लाख उनके निकले। और ये बहुत अच्छा है कि वहाँ पर इस तरह के ये लोग लॉटरी वगैरह चीजें, ऐसी चीजें रखते हैं। मुझे एक बात बताएं, कभी आपका कुर्बानी का जानवर भागा है? क्या आप लेकर आई और भाग जाए? ये तो अब मैंने बहुत देखा है गली में, अक्सर बैल भागते हुए और फौरन सारा मोहल्ला जमा हो जाता है। अच्छा, आपने कभी किसी सेलिब्रिटी का बैल भागते हुए देखा है? हाँ, अगर सेलिब्रिटी का बैल भागे तो वो फिर वो बड़ी खबर बन जाती है, वो एक बड़ी टॉप स्टोरी बन जाती है। इसी तरह अदाकार मुनीब भट्ट का कुर्बानी का ऊंट फरार हो गया और वाकई की वीडियो भी वायरल हो गई। ऊंट सजी सवरी हालत में खरामा गलियों में चल रहा है और आसपास के बच्चे और नौजवान उससे घबराकर रास्ता छोड़कर भागने की कोशिशें कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये सोचूं कि इसकी सीसीटीवी फुटेज इन्होंने कहां से, क्या हर गली के कॉर्नर से उन्होंने? बेसिकली मैं बताता हूँ, ये जो आप फुटेज देख रही हैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर, ये एक शख्स उनके पीछे भागा है कैमरा लेकर और बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो देखें आप, दूसरा शख्स भी बाइक पर बैठकर उसकी वीडियो बना रहा है। तो हमारे यहाँ फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स बहुत होते हैं। बहरहाल अदाकारा मिनाल खान ने भी वीडियो अपनी स्टोरी पर शेयर कर दी है। मजाक में लिखा कि आपका ऊंट वायरल हो गया है। अच्छा, मुनीब भट्ट ने इस ट्वीट के बाद इस वाकये की तस्दीक भी कर दी और लिखा कि कुछ बच्चे ऊंट पर छोटे छोटे पत्थर मार रहे थे जिससे वो घबरा कर भाग गया। ये तो बहुत गलत बात है। बच्चों को, मुनीब भट्ट ने वालिदैन से बच्चों को कुर्बानी के जानवरों से हुस्न सलूक करने की अपील भी कर दी है। बेशक वालिदैन को समझाना चाहिए जो कुर्बानी का जानवर है वो उसको पत्थर नहीं मारना चाहिए, उसको तंग नहीं करना चाहिए। देखें, इसी वजह से वो घबरा कर भागा होगा तो उसकी वीडियो बनाइए, तो ऐसे ही वो वायरल नहीं हुआ, वो इस वजह से भागा क्योंकि कुछ बच्चे उसको तंग कर रहे थे। तो ये पैगाम भी लिखा हुआ है उन्होंने कि दिस हैपेंड यस्टरडे, चेक्ड द सीसीटीवी, some kids were throwing the stones on this poor animal और नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, he broke his cord and ran away। तो ये भी स्क्रीन पर जो है वो मनाजिर आप देख रहे हैं। बहरहाल ये इट्स अ बैड थिंग, नहीं करना चाहिए। जानवरों के साथ हुस्न सलूक का जो है वो हमें एक दर्स दिया गया, रसूलुल्लाह ने दिया है कि उनके साथ एक नरमी से, शफकत से पेश आने की बात की गई है और उनका ख्याल रखना। कुर्बानी का जानवर हो, कोई भी जानवर हो, कोई भी पेट हो, बिल्ली हो, बल्कि जो तो किसी सूरत में नहीं इस तरह के सलूक नहीं करना चाहिए। होता है, ये होता है कि ये जानवर जब मंडियों में होते हैं, अपने कैटल फार्म्स में होते हैं या अपनी अलग जगहों पर होते हैं, ये वहां से निकलकर इंसानों के बीच में आ जाते हैं। इतना रश होता है, बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं इनको देखकर, तो वो घबरा जाते हैं। वो घबराने के बाद थोड़ा सा पैनिक कर जाते हैं। जगह चेंज होती है, वो डेफिनेटली वो पैनिक करेंगे।
लेकिन उन बच्चों और आसपास के लोगों को भी चाहिए कि उनको मेक सेल्फ फील हो, ताकि वो जो है आई होप के मुनीब भट्ट का ऊंट वापस आ गया होगा। नहीं, वापस वो जरूर आ गया होगा, क्योंकि पीछे पीछे जो वीडियो बनाते हुए जा रहा है उसने उसको कहीं ज्यादा दूर जाने नहीं दिया। जिस तरह मुनीब भट्ट का ऊंट वापस आ गया, हम भी थोड़ी देर में वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस।